टेनिस क्रिकेट मुमरा में बहुत बहुत स्वागत है आप दोस्तों का। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ मौजूद है एनपीएल के ऑर्गेनाइजर एहतेशाम खान, जिन्हें प्यार से पप्पू सर कहा जाता है। सो पप्पू सर, सबसे पहले वार्म वेलकम है आपका हमारे चैनल बहुत पर। बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने देखा है कि एक एनपीएल टूर्नामेंट होने जा रहा है, नामदार प्रीमियर लीग, तो इसके बारे में काफी एक बवंडर मचा हुआ है। सो हम जानना चाहेंगे कि एनपीएल का क्या मकसद है, क्या मोटिव है, आप एनपीएल करा रहे हो, इसके बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन चाहेंगे हम। एमपीएल बेसिकली अब एक प्रीमियर लीग फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे आईपीएल नेशनल लेवल पे होता है और बहुत सारा वर्ल्ड ओवर टूर्नामेंट फॉर्मेट्स होते हैं। पहले ये तनवीर खान मेमोरियल के नाम से किस्मत का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे तनवीर मेरे मरहूम भाई के दोस्त थे, उन लोगों ने मिल के उसके नाम पे एक टूर्नामेंट किया था। उसके बाद वो कुछ वक्त तक बहुत अच्छा चला, फिर थोड़ा सा पॉज रहा। फिर उसके बाद में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो अभी हैं, जितेंद्र अवार्ड साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि एक आमदार चषक के नाम से इसको करते हैं। फिर वो बहुत बड़े लेवल पे और बहुत वेल ऑर्गेनाइज वे में हुआ। तो वो करने के बाद में हम लोगों का लास्ट ईयर अप्रोच था कि लेट अस डू समथिंग वेरी गुड एंड एक्सेलेंट फॉर ऑल द क्रिकेटर्स ऑफ मुमरा एंड गौसा। और उसको नियत में रखते हुए जब अवार्ड साहब ने कहा कि मुझे असल पर्पस जो है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अप्रिसिएशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आज की तारीख में एक्सपोजर मिले टू बेटर क्रिकेटर्स, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मेट हमने डेवलप किया है। और मुझे खुशी है, बवंडर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे खुशी है कि अगर इसका एक्सेप्टेंस आता है खेलने वालों के बीच में भी और इसको साथ ही साथ देखने वालों के बीच में भी, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जो हमारे लीडर और जो हमारे पूरे कमेटी मेंबर्स की जो नीयत है और जो पर्पस है वो सर्व हो जाएगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत फॉर्मेट पे हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एज ऑफ टुडे। सो जैसे कि देखा गया पप्पू सर कि ये जो टूर्नामेंट है एनपीएल नामदार चषक, इसमें काफी नए रूल्स देखने को मिलेंगे। सो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि जो 4 प्रोफेशनल प्लेयर्स को लेना है, उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मेरे ख्याल से कुछ नया नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आईपीएल जो इंडिया का सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट है, उसके अंदर एक फिक्स किटी मिलती है। उस फिक्स किटी के अंदर कुछ प्लेयर्स को आप बाहर से रख कर अपने आप ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद बाकी सब ऑक्शन के पूल में चले जाते हैं और फिर ऑक्शन में आप उनको पिक करते हैं। और जो प्लेयर जितना डिजर्विंग है उसी हिसाब से उसकी वैल्यू बनती है, उसी हिसाब से टीम ओनर्स उसको लेते हैं और उसी हिसाब से उनको खिलाते हैं और उसी डेडिकेशन के साथ टीम प्लेयर्स जो है परफॉर्म भी करते हैं। सेम फॉर्मेट को हमने लाने की कोशिश की है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ 2 है। पहला ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। कोई भी जो ज़्यादा नॉलेज रखता है वो बैकग्राउंड में अगर समझो फिक्स टीम बना लेता है, तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही आपको एक गेस वर्क हो जाता है कि ये टीम या ये टीम फाइनल में आएगी, ये टीम मारेगी, ये होगा, ये होगा। इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। सो एक ये ऑब्जेक्टिव था कि टीम शुड बी सो गुड एंड बैलेंस्ड कि ईच ओनर शुड फील कि मेरी टीम फाइनल जीत सकती है और जो उसके फॉलोअर्स हैं और जो उस टीम की पॉपुलैरिटी है उसको वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये पहला मकसद था इस फॉर्मेट को डेवलप करने का। सेकेंड मकसद ये था कि पुराने फॉर्मेट्स में प्लेयर को एक फिक्स अमाउंट मिलता था, चाहे अगर पूरी टूर्नामेंट की टीम भी उसको चाहती है तो भी उसके चाहने के बावजूद भी उसका अमाउंट फ्रोजन होता था, जो अभी नहीं होगा। बेस्ड ऑन हिज टैलेंट एंड हिज परफॉर्मेंस एंड हिज फॉर्म फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, उस हिसाब से सारी टीम्स जो है उसको बिड कर सकती हैं और उसकी हायर प्राइस देके उसको ले सकती हैं। तो एक प्लेयर भी प्राउड फील करेगा कि मैं इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं इस साल बहुत डेडिकेशन से खेलता हूँ, मैं इस साल बहुत बेटर देन मेजॉरिटी कर रहा हूँ। तो उसका अप्रिसिएशन उसको इसी तरह से दिखेगा जब वो पूल के अंदर उतरेगा और उसकी बिडिंग होगी। तो ये पहला पर्पस था हमारा, यानी गेटिंग अ गुड फॉर्मेट जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। सेकेंड फॉर्मेट ये था कि प्लेयर्स को हाईएस्ट रिवॉर्ड्स मिलें। और ये फॉर्मेट के अंदर मुझे खुशी है कि जो भी मुझे फीडबैक अब तक आया है, मुझे ये खुशी है कि सारे प्लेयर्स को जिस तरह से वो उम्मीद कर रहे थे उसी तरह से उनको रिस्पेक्ट भी मिल रही है और उसी तरह से उनका अप्रिसिएशन हो रहा है। तो सर पप्पू सर, जैसे हम अपने दर्शकों के एंड से ये भी जानना चाहेंगे कि जो 4 प्रोफेशनल जो आइकॉन्स रखे गए हैं, जैसे मुमरा से एक आइकॉन होगा, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद एक स्टेट लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। सो ये आइडिया जो है ये कैसे डेवलप हुआ आपके अंदर और किस तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये जब मैं 2-3 टूर्नामेंट्स जो हुए, एक में तो हमने पार्टिसिपेट भी किया था, उसके बाद में 2 टूर्नामेंट्स में मुझे इनवाइट किया गया था और
सब प्रीमियर लीग फॉर्मेट की तरह से ही थे। तो मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जिसमें आइकन्स भी थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे, उन लोगों के साथ, और उनसे जानना चाहा कि उनके अंदर अगर एक अच्छा टूर्नामेंट होता है तो वो किस तरह से होना चाहिए। और बेस्ड ऑन दैट फीडबैक फ्रॉम ऑल दी प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे हैं, जो बाहर भी जाके खेलते हैं, जो यहाँ भी खेलते हैं, उनका फीडबैक कलेक्ट करने के बाद में फिर हमने ये डिसाइड किया कि ये फॉर्मेट होना चाहिए। सो इट्स नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल्स डिसीजन, इट इज़ ओवरऑल एक क्यूमुलेटिव थॉट प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोगों का सजेशन पूल इन हुआ। पहले ये भी डिस्कस हुआ हमारी कमेटी के अंदर कि ओपन फॉर्मेट कर देते हैं, फिर वही बात हुई कि ओपन में 3-4 बड़े लोग बड़ी टीम को बुला लेंगे, सो इट बिकम्स ओनली ए मनी गेम, जो हम नहीं चाह रहे थे। देन उसके बाद में ये हुआ कि पूरे मुमरा कौसा के खिला देते हैं। तो ऑलरेडी MPL एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेट है जो मुमरा में बहुत अच्छे से टूर्नामेंट कराता है, हम उसको तोड़ना नहीं चाह रहे थे, उसकी खूबसूरती को रिटेन करना चाह रहे थे। तो वो एक रीज़न था। तीसरा ये कि जो हमारे बच्चे हैं उनको बाहर के प्लेयर्स का एक्सपोजर और उनके साथ कंधा मिला के खेलने का, और साथ ही साथ में आप इमेजिन करिए एक मुमरा कौसा का बॉलर है और अच्छा फास्ट बॉलर है, तो वो अभी लोकल कुंबे में ही डाल रहा है 2 साल 3 साल से, उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि वो टॉप एंड के जो बैट्समैन है, जो यानी किसी भी बॉलर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके सामने बॉलिंग डालने की उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इट्स काइंड ऑफ चैलेंज ही नहीं मिला उसको कि वो उस चैलेंज को जाकर एक्सेप्ट करे और उसको ओवर डाले। इमेजिन करो कि अगर वैसे प्लेयर को वो 2-4 बॉल ढुंढा देता है, उसका विकेट निकाल लेता है, उसको एक्सेलेंट ओवर डाल के निकालता है। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर दैट इंडिविजुअल फ्रॉम मुमरा एंड कौसा। तो हमारा ये मकसद जो है इसी बेस को बनाकर है, और सारे डिस्कशन होने के बाद में हमने ये फॉर्मेट डेवलप किया। ये एक इंडिविजुअल की सोच नहीं है, ये एक इंडिविजुअल की एबिलिटी की सोच नहीं है, ये एक इंडिविजुअल की प्लानिंग की सोच नहीं है। इसमें पूरी कमेटी के अंदर हर एक लेवल के प्लेयर्स जो सालों साल खेले हैं, सालों साल से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये उनके कंट्रीब्यूशन की देन है। बिल्कुल। सो हम पप्पू सर ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे काफ़ी खूबसूरत डिसीजन था आपका ये जो 4 प्रोफेशनल आइकॉन का था। सो अगर कोई टीम चाहे तो वो मुमरा के चारों प्लेयर्स को क्योंकि सारे ही नेशनल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारे अगर कोई मुमरा का प्लेयर खेलता है, सो चाहे तो वो हमारी टीम में चारों प्लेयर खेल सकते हैं, ये क्या रूल्स रहेगा? या फिर प्रोफेशनल ज़रूरी होगा कि एक स्टेट वाइज प्लेयर लेना है, एक नेशनल लेना कंपल्सन है, या फिर वो मुमरा के ही प्लेयर्स को खिला भी सकते हैं? इसको मैं एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हेन यू से एन इंडियन प्लेयर, तो मुमरा वाला इज एन इंडियन प्लेयर। Exactly. When you say a state player, then Mumra wala and Kausa wala is a state player. When you say a district player, then also a Mumra wala and Kausa wala is a district player. और अगर लोकल बोलते हैं तो भी वो लोकल मुमरा कौसा होता है। सो टेक्निकली आप चाहें तो 4 आइकन ले सकते हैं और चारों के चारों मुमरा के सेलेक्ट कर सकते हैं। मुमरा के अच्छे क्रिकेटर्स को सेलेक्ट करके 4 अपने आइकन फ्रीज करिए, और उसके बाद में बैलेंस को आप प्लेयर्स जो पूल में आते हैं उसमें से ऑप्शन करके लीजिए और अपनी टीम बनाइए और उतारिए। ये पहला पर्पस है। रही बात अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं और बेटर प्लेयर्स को लाना चाहते हैं, थोड़ा सा टीम की स्ट्रेंथ को और बेटर करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट इस तरह से डेवलप है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर खिला सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल के स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट इतना बड़ा है, उसके अंदर कहीं से भी आप सतारा, सांगली, कोल्हापुर, शोलापुर, रत्नागिरी, कहीं से भी आप प्लेयर ला सकते हैं और उसको खिला सकते हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र के बाद एक नेशनल प्लेयर की जब बात होती है तो कोई भी स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र के बाहर मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो साउथ का कोई भी स्टेट हो जाए, कर्नाटका हो जाए, केरला हो जाए, व्हाटएवर, कहीं से भी आप एक खूबसूरत प्लेयर ला के उसको अपने यहाँ पर खिला सकते हैं अपनी टीम में। सो इन शॉर्ट ये फॉर्मेट ऐसा है कि आप 4 मुमरा के आइकन खिला सकते हैं, या 3 मुमरा के आइकन और एक थाने डिस्ट्रिक्ट का आइकन खिला सकते हैं, या 2 मुमरा के और एक थाना डिस्ट्रिक्ट का और एक महाराष्ट्र का आइकन खिला सकते हैं, या फिर 1 मुमरा का, 1 थाना डिस्ट्रिक्ट का, 1 महाराष्ट्र स्टेट का और 1 नेशनल आइकन खिला सकते हैं। ऐसे 4 आप ओपनली अपने पर्स से डिसाइड करते हुए, उनको हायर करते हुए, अपनी टीम में लेते हुए आप उनके साथ में ऑक्शन में उतरेंगे, और फिर ऑक्शन के अंदर आपको 11 प्लेयर, 50,000 की किटी है जिसमें 11 प्लेयर्स को आपको सेलेक्ट करना है। ये सब मुमरा कौसा शील्ड के प्लेयर्स हैं। इन सब में से जो भी आप प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं आप उसको ऑक्शन में बोली लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक प्लेयर को 20,000, दूसरे प्लेयर को 15,000, और बाकी के जो 9 प्लेयर बचते हैं उनको आप 15,000 के बैलेंस किटी से बाई कर सकते हैं, या फिर आप
कोई टारगेट करते हुए 10-10 हज़ार के 3 ले लिया आपने और बैलेंस 20 हज़ार के अंदर बैलेंस 8 प्लेयर को आप करते हैं, ऐसे आपके पास चॉइसेस हैं। तो आपको भी फ्रीडम मिलती है कि आप अच्छे प्लेयर को पिच करके ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि चिट्ठी के ऊपर आप मजबूर हैं कि जिसको चला गया लॉटरी लग गई उसकी टीम स्ट्रांग हो गई, जिसकी लॉटरी नहीं लगी उसकी टीम स्ट्रांग नहीं हो गई। बैलेंस ऑफ क्रिकेट और बैलेंस ऑफ मुमरा कौसा प्लेयर्स के लिए ये प्लेयर का ऑक्शन का फॉर्मेट हमने डेवलप किया है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होंगे आइकॉन्स, उनको अपने पर्सनल कॉज पर बुलाना है। सो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनका इसमें क्या बेनिफिट होगा। वो मुमरा में आकर लोकल प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट उसमें उनका बेनिफिट क्या होगा। जैसे जो मुमरा के लोकल प्लेयर्स हैं उनको बीडिंग लगेगी, सो उनके पास एक अमाउंट आ सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनका क्या बेनिफिट होगा, इस बारे में जानना चाहेंगे। प्रोफेशनल जो खेलता है वो भी दो चीज़ के लिए खेलता है। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एथलीट के लिए होता है वो होता है अप्रिसिएशन ऑफ हिज गेम। तो वो जहाँ भी बड़ा क्राउड है, जहाँ भी अच्छी ऑडियंस है, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, वहाँ पे एक डायनामिक क्रिकेटर बिल्कुल खेलना चाहेगा, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहेगा और अपने आप को डिलीवर करना चाहेगा। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ये होता है कि जब कैपेबिलिटी आदमी की फिक्स हो जाती है, तो अगर समझ लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर है जिसको जितने भी ओनर्स हैं और जितनी भी टीम ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि ये उनकी टीम का हिस्सा बने, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। उसको वैल्यू बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बेटर होती है तो वो उसी हिसाब से, अप्रिसिएशन एंड डिमांड दो चीज़ें हैं विच पुट्स अ प्लेयर के वो उसका 100% से भी ज़्यादा दे और डिलीवर करे। तो ये एक पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, उसको चूंकि वो ब्रिलियंट है तो एवरी मैन ऑफ द मैच में प्राइज मनी है, मैन ऑफ द सीरीज में मेजर प्राइज मनी है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए जब हम वाइड बात करें तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ लाख ऑफ रुपी फॉर अ प्लेयर। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर एनी विजिटिंग प्लेयर कि वो अगर डिलीवर करता है और मैन ऑफ द सीरीज लेकर जाता है तो उसकी किटी में कितना बड़ा पैसा आता है। फॉरगेट वो उनको उनके ओनर्स क्या पैसा दे रहे हैं या कितने में नेगोशिएट कर रहा है वो, लेकिन उसके बाद भी उनके पास एकदम एक्सट्रीमली बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू मेक बिग मनी। सो पावर, पैशन, money, everything is there for any visiting players in NPL. Okay. So जैसे कि पप्पू सर काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेकिन जैसे कि आपने सारा प्लानिंग किया है, जो भी ऑर्गेनाइज हुआ है, इन सब के बाद मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इसमें आपको काफ़ी मुश्किलें आई होगी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको किन किन लोगों का सपोर्ट मिला है, कि किस तरीके से आपको ये बड़े प्लेटफॉर्म पर टूर्नामेंट कराने में सपोर्ट रहा है, इस बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। मैं तो अभी मुझे जोड़ा गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये टूर्नामेंट जो है ये इन अप्रिसिएशन ऑफ ऑनरेबल हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र रावत साहब है, और ये पूरी उनकी जो भी बैक एंड की टीम है, जो उनके कोर लोग हैं, आप खुद जानते हैं क्योंकि आप मुमरा से रहते हैं कि जो भी कोर लोग हैं ये सारे लोगों ने पुश किया मुझको कि तुम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लो और इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करो। रही बात, मैंने शुरुआत में कहा आपसे कि ये जो तनवीर मेमोरियल ट्रॉफी जो हम करते थे उसकी जो कोर कमेटी थी, ये किस्मत कॉलोनी की एक कोर टीम है जिसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। एक का नाम लूँगा तो दूसरे की वैल्यू मैं कम करूँगा, इसलिए ये कमेटी के अंदर वो सारे लोग हैं और सब बहुत अच्छे प्लेयर्स भी रहे हैं, सब अच्छे थिंकर्स भी रहे और बहुत ही पैशनेट है, पागल जैसा काम करते हैं। बिलीव मी, रात को 4 बजे भी उन लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं या कोई काम बोला गया तो उसको एग्जीक्यूट करके भेजा है। सो एक जो भी काम करना होता है उसमें जो टीम होती है उसका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका डिज़ायर, उसका फोकस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो ये पूरा ग्रुप मिला है ये अलग लेवल की इंटेंसिटी रखता है टू डिलीवर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट को अंजाम देंगे, और जब टूर्नामेंट होगा तो यू रियलाइज दोज फेसेस के ये कौन से फेसेस हैं जो सीरियसली मेहनत कर रहे हैं। बिकॉज हर जगह आपको दिखेंगे, वॉलंटियर्स की शक्ल में वो दिखेंगे आपको, अवार्ड और ट्रॉफीज़ और उसकी शक्ल में दिखेंगे, प्लेयर मैनेजमेंट की शक्ल में दिखेंगे। और इतना ही कहूँगा कि ये जो इनका डिज़ायर है ये बहुत ही खूबसूरत, डायनामिक और हैपनिंग टूर्नामेंट बनाने की कोशिश है। कि आपको मैं बोल दूं कि जब मैं इनसे डिस्कशन करता हूं तो मैं रियलाइज़ करता हूं कि कितने बहुत अच्छे थॉट्स हैं। ऑक्शन को अलग लेवल पे ले जाने का अप्रोच, प्लेयर्स को बैठने के लिए बिठाने का एक अप्रोच, टीमों को उनकी प्रेजेंस दिलाने का अप्रोच, ईच टीम की विजिबिलिटी रखने का उनका अप्रोच, ईच टीम को प्रमोट करने देने का उनका अप्रोच, ऐसे बहुत सारे
सजेशंस हैं और उनका पैशन है कि हम लोगों को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने पैशनेट है हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, विजिबल तो आपको हो ही जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो रिजल्ट भी आपको दिखेगा बहुत जल्द। सो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे 4 प्रोफेशनल जो आइकॉन बनाए गए हैं, उनके अलावा टीम में और 11 प्लेयर्स की बिडिंग होगी। सो हम ये भी जानना चाहेंगे कि मैनेजर जो होंगे या टीम के ओनर्स होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो गेम में दिखेंगे हमें खेलते हुए, या फिर उनका एक अलग रोल होगा। सो कितने प्लेयर्स उनको लेने होंगे, जैसे 11 अगर वो प्लेयर्स लेते हैं, सो उनको ओनर अलग होगा और मैनेजर अलग होगा, कोच अलग होगा, या वो चाहे तो उन 11 में से ही किसी को कोच या मैनेजर बना सकते हैं? नहीं, ये असल में टीम तो प्योर टीम बनेगी, उसमें कोई मैनेजर का रोल नहीं है। कोई बुजुर्ग जो है वो टीम में जाकर अगर एज अ प्लेयर सारे मानते हैं कि वो कैपेबल हैं, तो मैं उनको बुजुर्ग ही नहीं समझता। पहली बात कि आदमी 40 साल पे भी ऑसम क्रिकेटर हो सकता है, जो आप धोनी जैसे को देख ही रहे हैं एज ऑफ टुडे, जो 20 साल के बच्चे के सामने वो जब प्रैक्टिस होती है तो ही प्रूव्स के आई एम अ बेटर एथलीट देन यू। तो वो तो पर्पज़ नहीं है, लेकिन ये सब स्कीम करके ज़बरदस्ती किसी को खिलाने वाला कोई फॉर्मेट नहीं है। इसमें ना ही रोटेशन पॉलिसी है प्लेयर की, ना ही आज इसको खिलाना है तो कल इसको भी खिलाना है, सारे 15 रोटेट होंगे, दिस एंड दैट है, कुछ भी नहीं है। एकदम क्लियर कट है। बेस्ट 11 जो भी मैनेजमेंट सोचता है वो उस दिन उतारेगा, उस वक्त उतारेगा और उसी को खिला के अपना मैच कंप्लीट करेगा। नंबर 1। नंबर 2, 15 देने का मकसद ये था कि कुछ बडिंग क्रिकेटर्स जो समझ लीजिए शायद 11 में ना खेल पाए, लेकिन उन 11 के साथ में वो रहेंगे, बीच में फील्डिंग करने का मौका मिलता है, उनके साथ उठने बैठने का मौका मिलता है, उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, तो उनका गेम और इन्हांस होता है। तो ये मकसद, ये जो बैलेंस 4 प्लेयर्स का ये है खाली। दूसरा, कभी इंजरी हो गई किसी को तो उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो टीम में आके खेल ले, तो उसका नेक्स्ट अपग्रेड हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हुई है और मैं उस चीज़ को बहुत रिलीज करता हूँ। तो ये एक पर्पस है। दूसरा रही बात फॉर्मेट की, जो हम बात कर रहे हैं, ओनर, कोच, मैनेजर, ये तीनों आउटसाइड ऑफ द टीम लोग हैं, बट हमने जानबूझ के इनको इसलिए डाला है कि जो प्लेयर्स आज अपने प्राइम से बाहर हो गए, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से बाहर हुए हैं, अपने दिमाग से तो वो और सुपीरियर हुए हैं, शार्प हुए हैं और मोर कैपेबल हुए हैं। तो हम टीम ओनर से यही कह रहे हैं कि आप हर टीम में कम से कम शुरुआत में ही सिर्फ आप आइकॉन पे ना डिपेंड करते हुए ऐसे 2 लोगों को और जोड़िए, ताकि ये 3 का जो कॉम्बिनेशन होगा आपका, जिसमें आपका एक कोच होगा, जिसमें आपका एक मैनेजर होगा, क्योंकि मैनेजर लगता है बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, किट मैनेज करने के लिए, मैचेस का ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्लेयर्स को मोबिलाइज करने के लिए, टीम की स्ट्रेंथ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, तो और कहाँ पर मिलना है, कहाँ उठना बैठना है, वहाँ जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर नेसेसरी चीज़ों को अरेंज करने के लिए, इसके लिए मैनेजर बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम इस तरह का ब्यूटीफुल फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं जो सालों साल खेलेगा, तो उसमें मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली, कोच जो है एक डिफरेंट आई होता है, यानी जो प्लेयर खेल रहे हैं, अक्सर ये होता है कि वो फ्लो ऑफ द मोमेंट में होते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन जो कोच होता है, जो सिमिलर काबिलियत है या उससे भी बेटर काबिलियत लेके बैठा हुआ है, वो बाहर से देखता है तो ही कैन ऑलवेज पुट अ बेटर सजेशन कि किसको ओवर देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसको बैटिंग में भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, या फिर क्या फॉर्मेट होना चाहिए, लेफ्ट राइट करना चाहिए, राइट राइट करना चाहिए एंड ऑल दैट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोच भी मैंडेटरी है। तो हमने यही रिक्वेस्ट की है ईच ओनर से कि ऑप्शन में जब आप बैठते हैं तो आप अपनी एज एन ओनर आप खुद बैठें, या आपका नॉमिनेटेड एक ओनर रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, और साथ में आपका कोच और साथ में आपका मैनेजर बैठेगा और आपका लोकल आइकन बैठेगा, ताकि इन चारों को लेके कॉम्बिनेशन करके आप अपनी टीम के करेक्ट बैलेंस को बनाने के लिए करेक्ट लोगों को ऑप्शन से पिक करें, और करेक्ट लोगों को ऑप्शन से पिक करके एक खूबसूरत और स्ट्रांग टीम बना के डालें। हमारा मकसद एज एन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यही है कि सारी की सारी टीमें जो है सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए, सारी की सारी टीमें जो है एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली कम्पीट करनी चाहिए, और पहले दिन कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि ये टीम या ये टीम फाइनल में आएगी। वो लास्ट वाले दिन ही उनको समझ में आना चाहिए कि कौन सी टीम फाइनल में आई, खेली और जीती। तो जैसे कि दोस्तों हम सभी ने देखा कि पप्पू सर हमारे जो एनपीएल कमेटी के ऑर्गेनाइजर है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमें सारी एक्सप्लेनेशन दी है। बट हम जैसे कि ये तो एक ऊपर एक इंट्रोडक्शन था, हम ज़रूर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि टूर्नामेंट के बारे में क्या किस तरीके के रूल्स होंगे पप्पू सर। जैसे कि टूर्नामेंट अगर डिसाइड होता है तो सबसे पहले क्या डेट की डिसाइड किया गया है टूर्नामेंट का?
हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे ओनर्स जो है 13 तारीख तक इसको फ्रीज कर दें। 13 Jan जी, और उसके बाद में एक वीक पहले ऑक्शन कंप्लीट हो जाए, ताकि एक वीक मिले पूरी टीम्स को जो अपने प्लेयर्स के साथ में कोऑर्डिनेट कर ले, एक दूसरे प्लेयर्स को खिलवा ले, कॉम्बिनेशन को सेट कर ले, ताकि जब वो उतरे तो हर प्लेयर एक दूसरे के साथ में सिंक में रहे, हर एक की स्ट्रेंथ माइनस प्लस सब समझते हुए फील्डिंग पोजीशन सब डिफाइन हो जाए। ये हमारा टूर्नामेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये कि 26, 27, 28, 29 ऐसा 4 दिन हमने डिसाइड किया था। 4 दिन के हिसाब से टूर्नामेंट प्रपोज किया हुआ है। 4 दिन के हिसाब से स्टेडियम मौलाना अबुल कलाम वाला स्टेडियम जो है वो हमने ब्लॉक किया हुआ है। लॉकडाउन सर पे है, वी डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट विल से, मगर अगर गवर्नमेंट ने मना भी किया तो हम इसको सिर्फ पोस्टपोन करेंगे, इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे इस साल, क्योंकि हम ऑलरेडी एक साल इसको कैंसिल कर चुके हैं और इस साल किसी भी हाल में हमको एक खूबसूरत टूर्नामेंट मुमरा कौसा के प्लेयर्स एज वेल एज मुमरा कौसा की ऑडियंस के लिए कराना है। अब आ जाइए रूल्स एंड रेगुलेशन पे, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सिंप्लीफाइड है, ओपन टूर्नामेंट की तरह से ही है। ये सारे बच्चे जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को खेलना है और खिलाना है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ये एज का हो या इस जोन का हो। ओपन भी जानबूझ के डाला है कि कम से कम 4-4 ओपन लेकर आते हैं तो कम से कम एक टीम का बैलेंस तो होता है कि फुलक्रम जो है वो स्ट्रांग रहता है। तो 4 प्लेयर्स अगर कंबाइन होते हैं तो एक लेवल ऑफ गेम तो आएगा ही आएगा। अब रही बात बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो एक अंपायरिंग ऐसी कोर चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग काफ़ी सीरियस होंगे टूर्नामेंट को लेके कि अगर अंपायरिंग डिसीजंस हो जाते हैं और कोई प्लेयर उसके अगेंस्ट में जाता है तो ही विल बी डिबार्ड फ्रॉम दी टूर्नामेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर टूर्नामेंट्स। कमिटी विल डिसाइड, बट दिस इज दी वेरी सीरियस थिंग विच वी आर टेकिंग इनटू। 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर वो पिच पे खड़ा रह के एम्पायर से आर्ग्यूमेंट करता है और उसकी टीम के अगर प्लेयर्स जो है वो अंदर जाके उनसे आर्ग्यू करते हैं तो वो भी डिबार हो सकते हैं टूर्नामेंट से। एंड वी विल बी वेरी ओपन टू सेइंग नो टू एनी टीम, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो और चाहे कितनी भी वो हो, कि भाई अगर आप ओपनली अनपार्शियल वे में अनब्लेमिश वे में नहीं खेलते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टूर्नामेंट है ये एकदम ट्रांसपेरेंट वे में हो, बिना कोई हिडन ऑब्जेक्टिव के हो, सारी टीम को बराबर का मौका मिले, ना ही कोई अपना मसल पावर, ना ही कोई अपना मनी पावर, ना ही कोई अपना अदर पावर यूज करके उसको सबोटेज कर सके। तो एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लीन वे में सारी टीमों को खुले दिल से खेलने का मौका दे रहे हैं हम। और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में डिसिप्लिन सबसे कोर चीज़ है, उसी के ऊपर तवज्जो दी जाएगी और अगर उसमें ज़रा सा भी फ्लॉ होगा तो स्ट्रिक्ट एक्शंस विल बी टेकन। दूसरी रही बात कि कोई प्लेयर अगर डिसओबियंस में, जैसे उसको खेलने को बोला गया है और वो टर्न अप नहीं होता है, जैसे उसको मैच से मना कर दिया गया है तो बोलता है मैं 11 में नहीं हूँ तो मैं 15 में भी नहीं रहूँगा, मैं आऊँगा ही नहीं, ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ द टीम, तो उसके अंदर एक अप्रोप्रिएट उसके खिलाफ भी डिसीजन लिया जाएगा। और वो उस टूर्नामेंट और फ्यूचर टूर्नामेंट्स में हमारी कमेटी की कोशिश रहेगी कि उसको ना खिलाया जाए, क्योंकि वो हाईली इंडिसिप्लिन्ड है, सबर वाला नहीं है, जो उससे बेहतर है उनकी वो इज्जत नहीं करता है, जो उससे बेहतर है उनके साथ में एक्सेप्ट करते हुए खेलता नहीं है। सौरव गांगुली का भी कभी ऐसा टाइम था कि वो पानी ले जाके उन्होंने 12th मैन के तौर पे दिया हुआ है, अजहर ने भी दिया हुआ है। तो ये सबको एक्सेप्ट करना रहता है, रियलिटी को, अपने गेम को रेस करके उन 11 में आना रहता है, ना कि बाई छल, बाई कपट, बाई एटीट्यूड, बाई ईगो के तरीके से करना रहता है। सो ये जो डिसिप्लिन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है हमारे कैटलॉग में, जो ओपन हो गए हैं, और एट द टाइम ऑफ टूर्नामेंट इसको कोशिश करेंगे कि वीडियो फॉर्मेट में प्रेजेंट भी कर दिया जाए, ताकि टूर्नामेंट शुरू होने के पहले ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन क्लैरिटी डिफाइन हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसा आपने बताया प्रोफेसर कि मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रिक्ट कमेटी बनाई गई है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कमेटी की तरफ से अगर ऐसा कुछ, जैसे आपने बताया कि इन्हें अप्रोप्रिएट कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, सो एक्शन का जो आपने बताया इसे हम लेटर पार्ट में ज़रूर रिलीज़ करेंगे। बट आज हम ज़रूर बात करेंगे आपकी इस टूर्नामेंट की, कि ये जो टूर्नामेंट है ये सिर्फ डे में होगा या नाइट है, या डे नाइट का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये डे नाइट का ही पर्पज़ है हमारा, और चूँकि लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशन होते हुए गवर्नमेंट का रेगुलेशन 10 बजे तक का है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 6 बजे से 10 बजे इज़ 4 आवर्स बेसिकली इक्विवेलेंट टू 4 मैचेस, तो 4 नाइट में होंगे। और 6 बजे से पहले यानी 2 बजे नमाज बाद से लेके 6 बजे तक अनदर 4 घंटे मिलते हैं, तो उसमें 4 मैचेस और हो सकते हैं।
सो टेक्निकली 8 मैचेस का डे करके और आधा डे में और आधा नाइट में खिलाने की कोशिश करेंगे। जो लकी होंगे वो डे में खेलेंगे, जो और लकी होंगे वो नाइट में खेलेंगे, जो बहुत ज़्यादा लकी होंगे वो डे नाइट करके 4 दिन खेलेंगे। सो डिपेंड करता है, बट दोनों पीरियड्स में हम खिलाएंगे इंशाल्लाह और चारों दिन खिलाएंगे। ओके, सो जैसे कि आपने बताया था कि जो अंपायर्स को लेकर भी आप काफ़ी दिख रहे हैं कि मतलब काफ़ी आपकी तरफ से एक्शन लेने को मिल रहा है, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो यूट्यूब लाइव किया जाता है इसमें रिव्यू सिस्टम किया जाएगा या यूट्यूब को सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से आप लोग ने अभी तक सोचा है ऐसा? नहीं, यूट्यूब एंटरटेनमेंट में क्यों होगा। रिले का मतलब होता है कि सारी दुनिया देखे कि कुछ गलत भी नहीं हो रहा है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि कुछ गलत होगा तो वो विजिबल भी होना चाहिए, ये भी हमारा पर्पस है। जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको परफॉर्म करते हुए देखे, वो भी है। तो घर की औरतें बहुत इन्वॉल्व रहती हैं, तो वो अब कई स्टेडियम नहीं आती हैं, तो उनके लिए भी वो एक सोर्स है। बट मेरा ये बोलना है कि जब हम कोशिश तो ये करेंगे कि न्यूट्रल एम्पायर्स लाएं। कोई मुहरा वाला हो ही नहीं जो किसी भी प्लेयर से या किसी से भी इमोशनली ओनर से अटैच हो इमोशनली। सो आउटसाइडर है का मतलब वो अनबायस्ड होता है और कोई उसका कनेक्शन नहीं होता किसी से। तो अगर उसने लेग बिफोर दे दिया और आपका बैट भी लगा है, बॉल लगा है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना और निकल लेना है, सिंपल एज दैट। क्योंकि एरर तो सबसे होता है, बट 1% एरर के लिए 99% पे आप जगह पे खड़े होकर लड़ाई करके ये बोलेंगे कि नहीं मेरा ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं होता है। बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर भी डक करते वक्त उनके हेलमेट पे लगा था और लेग बिफोर दे दिया था और एक्सेप्टेड इट वेंट अवे। सो दैट इज हाउ द गेम इज प्लेड and that is how the game has to be played by all the players. ओके, सो इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए कि जो रिव्यू सिस्टम के लिए आजकल के जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी उनको चाहिए कि रिव्यू सिस्टम दिया जाए, रिव्यू सिस्टम होना चाहिए क्योंकि यूट्यूब लाइव होता है। सो अगर कुछ डिसीजन को लेकर एरर दिखने को मिलता है तो उनकी तरफ से ये पूछा जाता है कि रिव्यू होगा क्या। सो हम क्लियर कट जानना चाहेंगे कि रिव्यू सिस्टम दिया जाएगा प्लेयर्स को या फिर जो अंपायर का डिसीजन होगा उसे ही फाइनल करा जाएगा? रिव्यू सिस्टम प्लेयर को नहीं दिया जाएगा, रिव्यू सिस्टम अंपायर को दिया जाएगा। अब ये वर्ल्ड ओवर यही पैटर्न फॉलो होता है कि अगर कोई एरर होता है, उस एरर पे अगर प्लेयर ऑब्जेक्शन लेता है तो वो प्लेयर बोल सकता है अंपायर को। इसीलिए मैंने कहा ना 10 सेकेंड्स ही कैन वेट एंड देन ही हैज टू गो। सो उस 10 सेकेंड्स के अंदर वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरा बैट लगा है सर, और सर बोलते हैं कि ओके बैट लगा है तो लेट मी गो टू रिव्यू। इफ ही गोज टू रिव्यू देन वो एम्पायर का प्रीव्यू है और एम्पायर अगर रिव्यू को डालेगा तो रिव्यू में देखा जाएगा। लेकिन पूरी टीम या टीम के कुछ मेंबर्स कूद के खड़े होकर जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि हमें ये रिव्यू चाहिए और ये रिव्यू नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे या ये रिव्यू नहीं होगा तो ये गलत है एंड ऑल दैट। सो दैट इज इनडिसिप्लिन। तो वो फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उस कंडीशन में वो जो टीम डिसीजन लेना चाहेगी वो बिल्कुल ले सकती है। उसको आगे नहीं खेलना है तो नहीं खेले और वो छोड़ के भी जा सकती है जाना चाहे, बट डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकती क्योंकि एक टीम नहीं है, वहाँ सो मेनी टीम्स है। और अच्छे हम आउटसाइड न्यूट्रल एम्पायर्स बुला रहे हैं इसी मकसद के साथ कि किसी के साथ भी कोई भी बायस्ड काम नहीं हो, कोई फोकस नहीं हो, कोई तरतीब नहीं हो और कुछ गलत ना हो। सो जैसे पप्पू सर, जैसे मुमरा में काफ़ी लोगों में अभी एनपीएल के बारे में काफ़ी डिटेल्स चाह रहे हैं लोग कि हम तक पहुँचे, तो हम एक जरिया बने हैं कि उन तक ये डिटेल पहुँचाएं। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि प्राइस जो होगा किस तरीके के प्राइजेज रखे गए हैं, क्या फाइनल प्राइस होगा, फर्स्ट प्राइस किस तरीके का है, और जैसे आपने बताया था मैन ऑफ द सीरीज़ में बाइक है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? प्राइजेस बहुत अच्छी हैं। फर्स्ट प्राइज़ जो टीम है उसको एक 3 लाख रुपए की प्राइज़ मनी है, साथ में ट्रॉफी है। सेकंड प्राइज़ जो है वो 1.5 लाख रुपए की है, साथ में ट्रॉफी है। थर्ड प्राइज़ और फोर्थ प्राइज़ में सारे बच्चों को मेडालियन है, बिकॉज वो अगर सेमीज भी जाते हैं तो दे हैव डन वेरी वेल और अच्छे प्लेयर्स के लेवल पे तो कम से कम उनको घर में ले जाने के लिए एक मेडल तो बनता ही है। तो वो ध्यान में रखते हैं। और जितने भी पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट है। तो ईच लूजिंग टीम जब वो टूर्नामेंट से बाहर होगी तो उसके जाते जाते उनको पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और अदर प्राइजेस में जो मैन ऑफ द सीरीज़ है उसको एक बाइक रखी गई है और इट कुड बी अ टॉप एंड स्कूटर और इट कुड बी अ गुड बाइक, डिपेंड करता है कि क्या हम प्रेजेंट करते हैं फाइनली। लेकिन वो टूर्नामेंट वाले दिन लोग देख सकते हैं। दूसरा मैन ऑफ दी मैच के ऊपर प्राइज मनी है और एक छोटी सी ट्रॉफी है। और ईच मैन ऑफ द मैच यानी अगर हम 30 मैच खेल रहे हैं तो 30 प्लेयर्स को कैश प्राइज भी है और साथ ही साथ में उसको एक छोटी सी ट्रॉफी भी है, वो अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट बॉलर का, बेस्ट बैट्समैन के भी प्राइजेस हैं। फिर उसके साथ में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिक्सेस की भी प्राइजेस हैं। तो वो टीवी की शक्ल में है। मेरे ख्याल से 42 इंच जो है वो बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए 42 इंच का टीवी है। और जो
हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिक्सेस और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स लेने वाला प्लेयर है, उसको 32 इंचेस का टीवी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो प्राइजेस मनी काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना अच्छा प्लेयर खेलेगा उतने ज़्यादा उसके लिए रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पर। चैलेंज इज टू दी प्लेयर्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट ऑफ एबिलिटी और बेटर देन देयर एबिलिटी टू गेट ऑल दिस। सो जैसे ये सारी बातें तो थी टूर्नामेंट से रिलेटेड, अब हम जानना चाहेंगे जो सबसे मुश्किल पार्ट हो रहा है किसी भी प्रीमियर लीग के लिए, वो होता है एक ऑक्शन। सो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऑक्शन की क्या डेट्स होंगी, ऑक्शन की किस तरीके से तैयारियां चल रही है, इस बारे में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि ऑक्शन कहाँ पर होने वाला है और क्या डेट्स है, आपकी तरफ से कोई डेट्स डिसाइड की गई है? डेट्स टेंटेटिव है एज आई सेड, क्योंकि ओनर्स का जो आइकन है कुछ ओनर्स के फाइनल नहीं हुए हैं, बट मुझे उम्मीद है कि कपल ऑफ डेज में ये फ्रीज हो जाएगा। वंस टीम फ्रीज हो जाती है और उनके आइकन्स फ्रीज हो जाते हैं तो देन वी आर रेडी फॉर ऑक्शन। ऑक्शन मोटा मोटा एज आई सेड के 1 वीक मिनिमम तो चाहिए ही टीम्स को। सो हम पहला टारगेट ये कर रहे हैं कि 15 से 17 के बीच में ऑक्शन किसी भी हाल में करा दें, ताकि 10 दिन मिल जाए सारी टीम्स को प्रिपेयर करने के लिए। ऑक्शन के पहले हमारी कोशिश ये भी है कि ईच टीम को उनका कलर मिल जाए, ईच टीम को उनका लोगो मिल जाए, ईच टीम को उनका झंडा मिल जाए, फ्लैग भी हो जाए ईच टीम की। और आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया कि ऑक्शन कहाँ होगा, कैसा होगा, तो हम ऑक्शन को एक खूबसूरत टर्फ में कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ईच टीम का शामियाना होगा, उनको उनका झंडा मिल चुका होगा, उनके जो कोर प्लेयर्स हैं वो उनकी जर्सी में बैठे हुए होंगे, और उसके बाद में वो कंडक्ट होगा, और प्रोफेशनली उसको बहुत खूबसूरती से कंडक्ट करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स सी वेयर इट गोज, बट बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, और बहुत खूबसूरती से इसको करने की कोशिश है हमारी। सो जैसे कि सर ने बताया कि जो ऑक्शन की डेट्स है और जो लोकेशन है ये अब तक डिसाइड नहीं हुए, बट जैसे डिसाइड होती है सो हम आपके अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुमरा के लोकल प्लेयर्स है जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं, वो फॉर्म जो है वो लिमिटेड रखे गए हैं, या फिर जैसे जो कोई प्लेयर्स ऐसा 100 फॉर्म ही आपने ऐसा रखा है, या फिर फॉर्म्स की कोई लिमिट नहीं है? इस बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। फॉर्म की कोई लिमिट नहीं है, और एक बार सारे प्लेयर्स आ जाने के बाद वो सारे आइकन्स को हम बिठाने वाले हैं, और उन सारे आइकन्स को असल में होता क्या है ना कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे धड़ आते हैं और सब मना करते हैं, नो 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 नो। वो ना करते हुए हम सारे प्लेयर्स को पहले तो कह रहे हैं कि आप भर दो, जो भी वो अमाउंट भर रहे हैं डिपॉजिट का वो रिफंडेबल है इफ दे आर नॉट पिक्ड बाय एनी टीम, सो उनका कोई लॉस नहीं होता है। दूसरी बात ये कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो मुमरा का लोकल आइकन होगा ईच टीम का, वो बैठेगा पूरे पूल को लेके। सो हम उनकी एक मीटिंग कराएंगे, उस पूल में उनको बिठाएंगे और सारे प्लेयर्स को एक्सपोज कर देंगे, और उनको बोलेंगे कि आप प्लेयर्स का ऑर्डर आप सेट करो। सो वो ये बोलेंगे कि ये भाई पहले बोली इसकी लगेगी, दूसरा तीसरा पांचवा सातवां 10वां ऐसा, और फिर वैसे शुरू करेंगे। वो फंडे को बंद कर देंगे कि जिसमें 10 बच्चे आ रहे हैं और कोई ना बोल रहा है, फिर एक आ रहा है जिसके ऊपर घमासान चल रहा है, ऐसे नहीं। शुरू ही ऐसे कर देंगे एकदम सिस्टमेटिकली कि 5 या 6 जार्स बना लेंगे, जिसमें एक कोर जार बन जाएगा, फिर उसके बाद में सेकेंड जार, फिर थर्ड जार और फिर फोर्थ जार। तो वो एक तो टाइम भी कम हो जाएगा, अगर उसी के अंदर सबकी टीम बन जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती है तो फिर वो ओपन जार है। और उस ओपन जार का सबसे बड़ा चार्म यही है कि कोई टीम अगर किसी प्लेयर को मिस कर जाती है ऑक्शन में और उसका कंप्लीट नहीं होता है, तो देन ही कैन गो बैक टू दैट पूल, उसकी बेस वैल्यू पे ही उसको पिक कर सकता है। तो ये भी एक खूबसूरती है जो सारे लोगों को ओपन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वो हमारी कोशिश ये है कि जैसे मैंने कहा, ट्रांसपेरेंसी हमारा कोर वर्ड है। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग पूरा ये जो फॉर्मेट है इसमें ईच प्लेयर को अवेलेबल कर देंगे फॉर होल टीम। तो सारी टीम के पास एडवांस में वो लिस्ट होगी कि कौन कौन से प्लेयर ऑक्शन में आए हुए हैं, और उसके बाद में फिर उन्हीं के जो कोर हैं वो बताएंगे कि भाई किन किन को ऑक्शन का फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 में डालना है। फिर वो फेज 1 पे घमासान, फेज 2 पे घमासान, फेज 3 पे, और आप यही देखेंगे कि फेज 1 का घमासान ही क्रैक मार देगा, सेकंड थर्ड फिर आसानी से बन जाएगा, फटफट डिसीजन हो जाएंगे और हमारा ऑक्शन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बट ओपन फॉर्मेट है। मैं चाह रहा हूं कि मुमरा के कितने बच्चे रियली फील करते हैं कि मुझे खेलना चाहिए, मैक्सिमम बच्चे आए, मैक्सिमम बच्चे इसमें डालें। क्या होता है, नीयत सबसे पहली शुरुआत होती है, ख्वाब देखना दूसरी शुरुआत है। कि जब आप नियत करते हो और ख्वाब देखते हो कि मेरे को सबसे अच्छा मुमरा दौसा का प्लेयर बनना है, तो उसके लिए हिम्मत करके अपने आप को झोंकना पड़ता है। ऑक्शन से दुत्कारे जाओ, डजंट मैटर,
आज तुमको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, आप उसको जज्बे में लेके अपना एम बना के जाके अपने आप को झोंको, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो, अगली बार के लिए वापस आओ तो आप ऐसे होने चाहिए कि सब मर रहे हो कि मुझे इसको खिलाना है मेरी टीम में। और यही ट्रांसपेरेंट वेव पे हम ले जाकर कोशिश करेंगे एकदम खूबसूरती से ओपन पूल ऑफ प्लेयर्स के साथ में अपना ऑप्शन करें। सो जैसे कि आपने बताया कि बिडिंग जो होगी बिल्कुल ओपन होगी, सो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ईच टीम को टोटली कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और उनको कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे बिडिंग के लिए, ताकि उनको अपनी टीम में जो 11 प्लेयर्स खरीदने हैं सो उनको किस तरीके से वो खरीद सके। सो हम ये भी जानना चाहेंगे कि किसी प्लेयर का, जैसे कोई अगर अच्छा प्लेयर है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिमिटेड ही पॉइंट्स है, या फिर वो 50,000 जो आपको दिया जाएगा उनको पॉइंट्स, उस चीज़ में वो परचेज कर सकते हैं, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे। ओके, पॉइंट सिस्टम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह से कि जितना रुपया उतने पॉइंट्स। सो एक प्लेयर अगर 500 रुपया है तो ही स्टार्ट्स विद 500 पॉइंट्स एंड गोइंग अप टू 50,000 पॉइंट्स। सो 50,000 रुपए की किटी है, 50,000 पॉइंट्स है। सो जब बोली लगती है तो वो पॉइंट्स में बोले चाहे रुपए में बोले, मतलब एक ही बनता है कि ये इतनी की कीमत लग रही है। 50,000 रुपए के अंदर या 50,000 पॉइंट्स के अंदर यू हैव टू कंप्लीट योर 11 प्लेयर की परचेज। और प्लेयर की भी कोई लिमिट नहीं है, एज आई सेड इट्स एन ओपन ऑप्शन। सो कोई प्लेयर किसी भी वैल्यू पे जा सकता है ऑप्शन के अंदर, बट वो टीम को ख्याल रखना होगा कि इतना नहीं लगा देंगे उसके बाद बचे ही नहीं कि एक प्लेयर तो आपने ले लिया, बाकी लेने लायक ही नहीं बचे। तो एक प्लेयर का तो टीम स्पोर्ट है नहीं, ये 11 प्लेयर्स का टीम स्पोर्ट है, एवरीबडी हैज टू परफॉर्म। तो बैलेंस दिखेगा आपको इंशाल्लाह, वैल्यूज भी उसी हिसाब से लगेंगी, बोली भी उसी हिसाब से लगेंगी, प्लेयर्स को रिकॉग्निशन भी उसी हिसाब से होगा और वो टीम में आएंगे भी उसी हिसाब से इंशाल्लाह। सो जैसे कि आपने कहा कि 50,000 पॉइंट्स दिए जाएंगे। सो इन केस अगर कोई टीम अपने 11 प्लेयर्स कंप्लीट नहीं कर पाते 50,000, जैसे किसी ने अगर 4 प्लेयर को 40,000 में ले लिया है, उनके पास कुछ अमाउंट अगर कम पड़ता है, सो किसी तरीके से उस अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है, या फिर उनको वो जो रिमेनिंग 10,000 होंगे उसी में बाकी के 9 प्लेयर्स को भी खरीदना होगा? बिल्कुल रिमेनिंग अमाउंट में ही उनको करना है। 50,000 रुपीज या 50,000 पॉइंट्स के अंदर ही उनको ये कंप्लीट करना है। उसके ऊपर ना उनको कोई ग्रेस मिलने वाला है, ना बोनस मिलने वाला है, ना ही वो प्लेयर छोड़ सकते हैं। उनको 15 भी कंप्लीट करना है। ये बोल दे कि हम 13 की टीम बनाएंगे, 2 नहीं लेंगे और 50,000 के हिसाब से इंस्टेड ऑफ 11 9 प्लेयर्स में कंप्लीट करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। आपको 11 प्लेयर्स लेने ही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक प्लेयर अगर 500 पॉइंट्स का है तो 2 प्लेयर या 3 प्लेयर अगर आपको वीक भी लेने हैं तो भी आपको 1,500 रुपया आउट ऑफ योर 50,000 इस साइड में रिजर्व करके उन 3 प्लेयर को चुन लेना है। बाद में आप 11-12 प्लेयर का स्ट्रॉन्ग फुलक्रम बनाइए और उसी हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करिए। ओके, सो हम सबसे जो बेसिक रूल होगा ऑप्शन का, आपने सारी चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमें समझाया है, हमारे दर्शक भी बिल्कुल समझ रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन ऑप्शन के बारे में अगर आप कुछ बेसिक रूल्स शेयर करना चाहेंगे हमसे, कि आप कुछ कहना चाहोगे प्लेयर्स से, सो क्या कहना चाहेंगे आप ऑप्शन से रिलेटेड? जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म्स भर दो और पुट इन कर दो, और जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसी पे स्टिक करो। अगर आप बहुत अच्छे बैट्समैन हो और एवरेज बॉलर हो, सो डोंट पुट योरसेल्फ एज बॉलर एंड बैट्समैन एंड ऑलराउंडर। फिर सीधा बोलो मैं बैट्समैन हूँ और बैट्समैन के तौर पे खेलना चाहता हूँ। अगर आप बॉलर हो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आपकी बॉलर है, पुट इट एज अ बॉलर एंड से कि मुझे बॉलर के तौर पे खेलना है। अगर आप सीरियसली स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर हो तो देन बिकम एन ऑलराउंडर एंड पुट योरसेल्फ एज एन ऑलराउंडर। तो आपके पास चॉइसेस हैं, आप सही चीज़ डालिए और अपने आप को प्रेजेंट करिए और कोशिश करिए। और मैं दुआ करता हूँ कि अच्छी अच्छी टीमें आप लोगों को सेलेक्ट कर लें और आप एक अच्छे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। सो जैसे कि आपने देखा, ये थे पप्पू सर, जो कि नामदार प्रीमियर लीग के कमेटी में से है, एक ऑर्गेनाइजर है, और जितना खूबसूरत ये टूर्नामेंट होने जा रहा है उतनी ही खूबसूरती से पप्पू सर ने हमें ये एक्सप्लेन किया है। सो सबसे आखिर में हम जाते जाते पप्पू सर से कहना चाहेंगे कि जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ओनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो 4 आइकॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो उन सब के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? एज अ होल आप क्या कहना चाहोगे इस टूर्नामेंट से रिलेटेड? उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, जो यंगस्टर्स हैं उनसे भी, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो ओनर्स हैं, कोच हैं, उनसे भी क्या कहना चाहोगे आप? एक लफ्ज में, लेट द बेस्ट टीम विन, लेट द बेस्ट प्लेयर परफॉर्म एंड लेट द होल ऑफ मुमरा एंड कोसा एक्सपीरियंस एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इंशाल्लाह। जैसे कि आपने देखा, ये थे पप्पू सर, टेनिस क्रिकेट मुमरा के साथ मौजूद, और एनपीएल से रिलेटेड आगे भी अगर कुछ अपडेट्स आते हैं तो हम आपको अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच पप्पू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लेजर, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, और ये आप लोगों का इनिशिएटिव के भी हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि
कभी कभी बहुत इस तरह के ऑडियो विजुअल्स जो है बहुत आसान हो जाता है लोगों को अंडरस्टैंडिंग देने में. तो थैंक यू सो मच टू द होल चैनल एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर कंटिन्यूड सपोर्ट टू द टूर्नामेंट एज वेल एज टू फ्यूचर sports of cricket in Mumra and Gausa. All the best. Thank you so much, sir. Thank you so much.